मेरी बीबी रोज रात मुझे नशा वाला दूध पिलाकर बेहोश कर देती थी और मेरे छोटे भाई के कमरे में चली जाती थी, क्योंकि वह मुझसे 15 साल छोटी थी। मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन मैंने बहाना करके वह दूध नहीं पिया, और जैसे ही मेरी बीबी मेरे भाई के कमरे में गई, मैं भी थोड़ी देर बाद उस कमरे में चला गया। और फिर मैं वहां पर जो नजारा देखा, उसे देखने के बाद मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गया, क्योंकि मेरी बीबी और मेरा भाई दोनों एक ही बिस्तर पर छोटी उम्र में ही मेरे पापा हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। समय ने मुझे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। जिस उम्र में लड़कों को घूमने फिरने और मजे करने के दिन होते हैं, उस उम्र में मेरे कंधों पर घर की जिम्मेदारी आ गई थी। मैं अपने भाई बहन से बड़ा था और मैंने अपने आप में कसम ली थी कि जब तक मैं भाई बहन की जिम्मेदारी पूरी न कर दूं, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। और फिर मैं 16 साल की उम्र से ही कड़ी मेहनत करके अपनी बहन को अच्छे घर में शादी और छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया कि वो अब आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था। और यह जिम्मेदारी निभाते निभाते मेरी उम्र 40 साल हो गई। मेरे सारे अरमान मुझ में ही दब कर रह गए। 25 साल की उम्र में जवानी का जो जोश लड़कों के अंदर रहता है, वह अब मुझ में ना रहा। अब मेरा किसी लड़की को देखकर दिल नहीं मचलता था। अब किसी का स्पर्श मेरे अंदर वह जोश नहीं भर पाता था जो कि कम उम्र के लड़कों के अंदर होती है। फिर भी शादी तो मुझे करनी ही थी, क्योंकि जीवन साथी की जरूरत तो सभी को पड़ती है। अब तो मेरा छोटा भाई भी 28 साल का हो गया था, और माँ का कहना था, पहले तुम शादी कर लो, फिर छोटे के लिए रिश्ता देखती हूँ। वैसे तो मेरे छोटे भाई के लिए बहुत सारे रिश्तों की लाइन लगी हुई थी, परंतु माँ चाहती थी पहले मेरा घर बस जाए, क्योंकि छोटे भाई की शादी तो कभी भी हो सकती थी। माँ को मेरे लेकर बहुत चिंता थी। माँ जब भी मेरे सामने मेरी शादी को लेकर बात करती, मैंने माँ से कह दिया था, आप जो लड़की पसंद करोगी मैं उसी से शादी कर लूंगा, क्योंकि अब मेरी वह उम्र ना रह गई कि मैं आपको अपनी पसंद बताऊं। और फिर मैं अपने कामों पर ध्यान देने लगता था। फिर माँ ने मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर दिया। माँ चाहती थी कि लड़की भी मेरी ही उम्र की मिल जाए, ताकि दोनों के जीवन की पटरी एक दिशा में चले। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी माँ को मेरी जोड़ी की लड़की मिल नहीं रही थी। अगर कोई लड़की मिलती भी तो वह काफी कम उम्र की रहती। समय यूं ही बीत रहा था। मेरे कपड़ा का भी रेडीमेड शोरूम था, उसे मैंने बहुत ही मुश्किलों के साथ खड़ा किया था। मेरे शोरूम में लेडीज और जेंट्स दोनों के कपड़े मिलते थे। एक दिन एक बेहद खूबसूरत लड़की मेरी दुकान में आई, जिसकी उम्र 25 साल थी। उस लड़की ने मुझसे स्टाइलिश कपड़े की डिमांड की, क्योंकि उसे कुछ मॉडर्न टाइप के कपड़े चाहिए था। मैंने उसे ढेर सारे कपड़े दिखाए, परंतु उसे अपने टाइप के कपड़े मिल ही नहीं रहे थे। फिर उसने स्टाइलिश अंडरगारमेंट्स की डिमांड की, क्योंकि मेरे शोरूम में कोई लेडीज स्टाफ नहीं था, जिस कारण मुझे ही वो सारे कपड़े उसे दिखाने पड़ रहे थे। पता नहीं क्यों जब वो लड़की अंडरगारमेंट्स देख रही थी, तो मेरी नजर बार बार उस लड़की के चेहरे पर चला जाता था। वो लड़की देखने में बहुत ही सुंदर और बेहद ही मासूम लग रही थी। मैं उसे लगातार देखे जा रहा था, परंतु वह तो अपने मनपसंद कपड़े पसंद करने में बिजी थी। उसे नहीं पता था कि मेरे मन में क्या चल रहा था। मेरे शोरूम में हमेशा कस्टमर की भीड़ लगी रहती थी, परंतु आज तक मैंने किसी को उस नजर से नहीं देखा था। लेकिन आज जब से मैंने इस लड़की को देखा था, पता नहीं क्यों वो लड़की मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैं पूरे जोश के साथ उसे उसके पसंद के रंग बिरंगे कपड़े दिखा रहा था, और थोड़ी देर बाद उसने अपने लिए एक कपड़े पसंद किए, और फिर जाते हुए मुझसे यह कहने लगी, आप बिल्कुल पुराने जमाने के स्टाइलिश कपड़े रखते हैं। आजकल यह सब कपड़ा कौन पहनता है? आपको समय के साथ अपने शोरूम के कपड़ों को बदलना पड़ेगा। वैसे तो मैं ढेर सारी शॉपिंग करने आई थी, परंतु मुझे मेरे लायक एक भी कपड़ा ढंग का नहीं मिला, और अब मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे घर जल्दी जाना है, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं एक कपड़ा ले लेती हूँ। और फिर वो लड़की मुझे अपनी राय देकर चली गई। मैं तो बस चुपचाप उसे ही देखे जा रहा था। मेरे मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। मुझे उस लड़की की मासूमियत और सच्चाई बहुत ही भा गई थी, क्योंकि जिस तरह उसने आज निडर होकर मेरे सामने बात रखी थी, आज तक मुझे किसी कस्टमर ने इस तरह से नहीं कहा था। और यह बात भी सच था। मेरी दुकान में समय के हिसाब से कपड़े नहीं थे, क्योंकि मेरी सोच तो अब यंग जनरेशन से ऊपर उठकर मेच्योरिटी की ओर बढ़ गया था, और मैं था कि अपने आप में ही सिमट कर रह गया था। और फिर मैं अपने काम में बिजी हो गया। परंतु अचानक से मुझे याद आया
कि आज माँ ने मुझे जल्दी घर आने के लिए कहा था, क्योंकि वह आज मेरे लिए लड़की देखने जा रही थी। परंतु पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में तो वह मासूम सी निडर लड़की ही छाई हुई थी। माँ के साथ मैं भी लड़की देखने जाने के लिए तैयार हो गया। अभी भी मैं उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। पता नहीं क्यों वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही थी, जबकि इसके पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब हम लोग लड़की देखने के लिए उसके घर पहुंचे, तो उस लड़की के मम्मी पापा ने हम लोगों की बहुत ही खातिरदारी की। और फिर जब वो लड़की मेरे सामने आई, मैं तो उसे देखकर दंग रह गया। यह तो वही लड़की थी जो आज मेरी दुकान में कपड़े लेने आई थी, और इस समय वह मेरे दिलों के दिमाग में छाई हुई थी। अचानक से उसको अपने सामने देखकर मैं हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगा, और फिर जैसे ही उस लड़की की नजर मुझ पर पड़ी, तो वह भी मुझे देखकर शर्मा गई, क्योंकि जिस तरह से उसने मुझसे बात की थी, उसे शायद अपनी बात याद आ गई थी। और फिर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि ना करने की गुंजाइश तो थी ही नहीं, क्योंकि पहली नजर में ही उसने मेरे दिल को अपना बना लिया था। जब उस लड़की से पूछा गया मेरे बारे में, तो उसने भी अपने मम्मी पापा की बात मानते हुए इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। और फिर हमारी शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। वह लड़की मुझसे करीब 15 साल छोटी थी, परंतु मैंने सोचा था कि जहाँ पर प्यार होता है, वहां पर उम्र की कोई पाबंदी नहीं होती है। मैं उसे अपनी तरफ से इतना प्यार दूंगा, वो सब कुछ भूल जाएगी। परंतु शादी के बाद मुझे यह एहसास होने लगा कि उस लड़की की सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। हम दोनों के ख्यालात भी बिल्कुल अलग थे। वो एकदम नई सोच वाली बिंदास लड़की थी। वो कुछ बोलने के पहले यह नहीं सोचती थी कि सामने वाले को भी बुरा लग सकता है। उसके बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका सब मॉडर्न स्टाइलिश था, जबकि मैं थोड़े पुराने ख्यालात का था। मैं हमेशा किसी से कुछ बोलने के पहले यह सोचता था कि कहीं उसे मेरी बात खराब न लग जाए, और मैं अपने आप से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगता था। फिर भी मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं उसका साथ दूं। मैं उसे कभी किसी चीज में रोक टोक नहीं करता था, और मुझे हमेशा लगता था अभी उसके अंदर बचपना भरा पड़ा है, और मैं एक 40 साल का मैच्योर आदमी था। थोड़ा तो टाइम उसे समझने में लगेगा ही, और फिर मैं अपने दिल को समझा लेता था। परंतु मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि मेरा छोटा भाई आदित्य, जो अभी तक कुंवारा था, उसके साथ मेरी पत्नी की बहुत ही बनती थी। वह दोनों हमेशा एक दूसरे से सिर्फ हंसी मजाक करते रहते थे, क्योंकि आईटी कंपनी में काम करने के कारण अभी उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, इसलिए वह घर पर ही रहकर अपना काम करता था। मैं भी दिन भर घर में नहीं रहता था, क्योंकि मुझे अपनी दुकान भी देखना था। मेरी माँ ने मेरे लिए मन्नत मांगी थी कि मेरी शादी के बाद वह तीर्थ यात्रा पर जाएगी, और फिर जैसे ही मेरी शादी हुई, माँ अपने ग्रुप की महिलाओं के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल चुकी थी। अब दिन भर मेरी पत्नी और मेरा भाई दोनों अकेले ही उस घर में रहते थे। मैं जब भी शाम में घर पर आता, तो दोनों को हंसते हुए देखा करता था। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि मेरे से अच्छी जोड़ी तो मेरी पत्नी की मेरी भाई के साथ ही लगती है। और कभी कभी मुझे इस बात से जलन होने लगती थी। मेरा कभी उसके साथ घूमने जाने का मन करता, तो वह भी आदित्य को साथ में ले जाती थी, और फिर दोनों एक दूसरे से अजीब टाइप में बात करके जोर जोर से हंसने लगते थे। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि यह मेरी पत्नी नहीं, बल्कि मेरे भाई की पत्नी है। एक दिन हम तीनों पार्क में घूमकर आ रहे थे। अचानक से एक हमारे पुराने परिचित रास्ते में मिल गए। क्योंकि वह हमारी शादी में नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने जैसे ही हम तीनों को एक साथ देखा, वो मुझे कहने लगे अपने छोटे भाई की शादी कब की, और हमें बताया भी नहीं। उसकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कहीं मैंने इस लड़की के साथ शादी करके गलती तो नहीं करती। मेरी पत्नी मुझे कुछ नहीं कहती थी और अपनी पूरी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती थी, परंतु उसके तौर तरीके बिल्कुल अलग थे। मुझे अगर इंडियन फूड पसंद था, तो उसे हमेशा चाइनीज फूड चाहिए था। शादी वगैरह में कभी भी मेरे साथ कहीं पर भी जाती, तो साड़ी पहनकर ना जाती, बल्कि एक स्टाइलिश गाउन पहनकर चली जाती थी। बल्कि मैं चाहता था मेरी पत्नी हमेशा तो नहीं, परंतु कभी कभी परंपरा को निभाए। लेकिन मैं उसका दिल भी नहीं दुखाना चाहता था, क्योंकि मैं उससे बहुत ही प्यार करता था, इसलिए मैं चुप रहता था। परंतु अब जिस तरह से मेरी पत्नी का मेरे भाई के प्रति झुकाव बढ़ता जा रहा था, ना चाहते हुए मुझे उन दोनों पर शक होने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कहीं मेरी पत्नी को मेरे अंदर कोई कमी तो नजर नहीं आ रही है। परंतु मैं हमेशा चाहता था मैं उसे शिकायत का कोई मौका ना दूं। मैं मानता था कि मेरे अंदर अब बहुत जोश नहीं था जो कि मेरी पत्नी में था। फिर भी मैं जहां तक होता उसकी हर चाहत को पूरा करता था। कभी कभी वह मुझसे रोमांटिक मूवी देखने को कहती थी, और न चाहते हुए भी मैं उसके साथ बैठकर वो मूवी देखता था।
और जिस तरह से उस मूवी में हीरो हीरोइन को एक दूसरे से रोमांस करते हुए दिखाया जाता था, मेरी पत्नी उसे देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगती थी और कभी कभी मुझसे कहती थी, आपको भी मेरे साथ इसी तरह करना चाहिए। परंतु पता नहीं क्यों उसको इस तरह कहने से मुझे शर्म आने लगती थी और मैं सिर्फ उसके सामने मुस्कुराकर रह जाता था। एक दिन शोरूम जाने के लिए मैं तैयार हो रहा था। उस समय घर में ना मेरी माँ थी और ना ही मेरा भाई था। दोनों किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और मेरी पत्नी ही अकेले थे। मैं अपना पुराना घिसा पिटा अंदाज में शोरूम जाने की तैयारी कर रहा था। अचानक से मेरी पत्नी मेरे करीब आई और पूरे जोश के साथ मेरे गले लग गई। मैं तो उसे इस तरह देखकर घबरा ही गया और फिर वो मुझसे कहने लगी, देखो आज घर में कोई नहीं है और मौका बहुत ही अच्छा है। मैंने उससे कहा, कौन सा मौका? तो वह मुझसे कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह फिल्मों में हीरो हीरोइन एक साथ बाथरूम में प्यार करते हुए नहा रहे थे, आज मैं भी आपके साथ वही रोमांटिक पल बिताऊं। और फिर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाथरूम की तरफ ले जाने लगी। परंतु मैं तो ठहरा पुराने ख्यालात का। मैंने अपनी पत्नी को अपने से दूर करते हुए यह कह दिया, इस समय मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है और ये सब रातों के लिए ही रहने दो। और फिर मैं अपनी दुकान के लिए निकल गया। परंतु उस समय मैंने उसकी आंखों में एक तरह की उदासी देखी थी। लेकिन मैं क्या करता, मुझे यह सब चीज बेकार लगता था। और फिर उस दिन के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरी पत्नी का लगाव मुझसे हटकर मेरे देवर की तरफ होते चला जा रहा था। अब मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा कुछ डिमांड नहीं करती थी और वह भी अब अपने आप में बिजी रहने लगी थी। समय यूं ही बीते जा रहा था। अब हमारी शादी को 10 महीने बीत गए थे, लेकिन इस 10 महीनों में मैंने यह नोटिस कर लिया था कि मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा मेरे भाई के साथ वक्त बिताती थी। एक दिन रात के समय शोरूम से आने के बाद हम लोगों ने साथ में खाना खाया और फिर मैं सोने के लिए बेड पर आ गया तो मेरी पत्नी थोड़ी देर के बाद कमरे में आई और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने उससे कहा, क्या बात है, आज तो कमरे में आते ही मुझ पर प्यार आने लगा है। तब उसने मुझसे कहा, प्यार तो मुझे आपसे करना ही है क्योंकि आप तो मेरे पति जो है। देखिए आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। और फिर मैंने देखा उसके हाथों में हल्दी वाला दूध का गिलास था। उसने मुझे बड़े प्यार से अपने हाथों से वह दूध पिलाया और फिर बोली, आप आराम से सो जाइए, मैं थोड़ी देर में किचन का काम निपटा कर आती हूँ। दिन भर काम में लगे रहने के कारण मुझे नींद तो आ ही रही थी और पता नहीं क्यों वह दूध पीने के बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई, मुझे कुछ होश ही नहीं रहा और मैं कब नींद के आगोश में चला गया था मुझे पता ही नहीं चला। सुबह होने के बाद ही मेरी नींद खुली। मुझे ऐसा लगने लगा कि न जाने कितने दिनों के बाद मुझे इस तरह की नींद आई थी और फिर अब तो यह सिलसिला रोज ही होने लगा था। मेरी पत्नी रोज रात में अपने हाथों से मुझे दूध पिलाकर किचन में काम करने के बहाने चली जाती थी और मैं कितना कोशिश करता था कि वो आए तो मैं उसके साथ कुछ रोमांटिक पल बिताऊं। आखिर था तो मैं एक मर्द, इच्छा तो मेरी होती ही थी, परंतु थका होने के कारण मैं उसके साथ यह पल रोज नहीं बिता पाता था। परंतु कभी कभी मैं पूरे जोश में रहता था। लेकिन अब उस दूध के कारण मुझे इतनी तेज नींद आने लगती थी कि मेरी वह इच्छा भी पूरी ना हो पा रही थी। पहले तो मुझे लगा कि काम के कारण मैं काफी थक जाता हूँ, इसलिए मुझे नींद आ जाती है। परंतु अब रोज मेरे साथ यह होने लगा तो मुझे शक होने लगा कि जरूर कोई बात है। आखिर दूध पीते ही मैं कैसे सो जाता हूँ? आखिर ये हल्दी वाला दूध का माजरा क्या है? क्योंकि पहले तो वह कभी भी मुझे हल्दी वाला दूध नहीं पिलाती थी। अब तो मेरे दिमाग में अपने भाई और पत्नी को लेकर न जाने क्या क्या विचार आने लगा। आखिर थे भी तो दोनों एक ही उम्र के और दोनों की सोच भी मिलती थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पत्नी का संबंध मेरे भाई से हो गया है? क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहा था कि वह मुझसे दूरी बनाकर ही रखती थी। मुझे अपना तो समझ में आता था, परंतु वह तो अभी जवान थी, फिर वह अपने आप को कैसे काबू कर रखती थी यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी पत्नी अपनी सारी इच्छा मेरे भाई के साथ पूरी कर रही है? और फिर यह बात मेरे दिमाग में घर करके बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि जब हम लोग खाना खाने बैठते थे तब मेरी पत्नी और मेरा भाई ने दोनों आंखों ही आंखों में क्या इशारा करते थे और फिर मुस्कुराने लगते थे। और जब मैं उन दोनों को इस बारे में पूछता तो मेरी पत्नी कहती थी कि यह बात आपको समझ में नहीं आएगी और फिर मैं चुप हो जाता था। परंतु माँ ने अभी तक मुझे उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं कहा था
वैसे भी मेरी माँ अधिकतर समय पूजा पाठ में ही बिजी रहती थी और उसने मेरी पत्नी को अपनी बेटी मान लिया था, इसलिए अपनी बहू पर ज्यादा नजर नहीं रखती थी। और कभी किसी तरह की कोई बात भी होती तो माँ हमेशा मेरी पत्नी का ही साइड लेती थी। आज रात फिर मेरी पत्नी मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई। मैंने उससे कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और अभी मेरा मन दूध पीने को नहीं हो रहा है। तुम एक काम करो, अभी इसे रख दो, मैं थोड़ी देर बाद इसे पी लूंगा। और फिर मैं सोने का नाटक करने लगा। उसने मुझे बहुत कहा कि आप यह दूध पी लीजिए। मैंने उससे कहा कि मैं थोड़ी देर में पी लूंगा। फिर वह काम का बहाना करके किचन में चली गई। मैं अब उसका चुपचाप इंतजार करने लगा। करीब 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गए, पर वह वापस नहीं आई। मैंने सोचा जाकर देखता हूँ आखिर वो कहाँ है, क्योंकि रात के समय किचन में तो इतना काम नहीं होता है। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा, परंतु वह मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे लगा शायद वह माँ के कमरे में होगी। और फिर मैं जब जाकर माँ का कमरा आहिस्ता से खोला तो मैंने देखा माँ तो सोई हुई थी। मैं बाथरूम में, आंगन में और घर के हर जगह पर अपनी पत्नी को ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। अचानक से मेरी नजर मेरे भाई के कमरे पे गई। उसके कमरे की लाइट जल रही थी। फिर मैं आस्ते आस्ते भाई के कमरे की तरफ गया तो उसके कमरे से मेरी बीबी की आवाज आ रही थी। आखिर 11 बजे की रात मेरी बीबी मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही थी? अब मेरा शक यकीन में बदल गया था। मैंने कमरे को धक्का देकर खोलना चाहा, परंतु कमरा अंदर से बंद था। और फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बीबी मुझे धोखा दे रही है। मैं मानता हूँ कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ और मैं उसके जैसा रोमांटिक भी नहीं हूँ, परंतु जहां तक हो सकता था मैं उसे खुश करने की कोशिश करता था। परंतु आज उसने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला और न जाने मेरे मन में मेरे भाई और मेरी पत्नी के प्रति एक नफरत सी पैदा हो गई। और मैं अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप लेटा रहा और यह सोचता रहा कि आखिर देखता हूँ कि मेरी बीबी कितने बजे रात को कमरे में आती है। और फिर मैंने देखा करीब 4 घंटे बाद वह मेरे कमरे में आई और उस समय रात के 3 बज रहे थे। वह आहिस्ता से कमरे के दरवाजा खोलकर आई और बेड पर आकर मेरे बगल में लेट गई। मुझे तो उसे देखते हुए इतना गुस्सा आ रहा था, मुझे लगने लगा कि अभी मैं इसे धक्का देकर नीचे गिरा दूं और उससे पूछूं आखिर मेरे प्यार में क्या कमी थी, या फिर अभी मैं उसे जान से ही मार दूं। परंतु मुझे तो शुरू से ही बर्दाश्त करने की आदत थी, तो मैं बर्दाश्त कर गया और सो गया। अगले दिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। अभी तो मैंने सिर्फ अपनी बीबी के भाई के कमरे से आवाज ही सुनी थी। अब मैं देखना चाहता था आखिर ये दोनों किस तरह से अपने हवस को मिटा रहा है। मैं किसी भी कीमत पर दोनों को एक साथ पकड़ना चाहता था। अब तो यह सिलसिला रोज का ही चल रहा था। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे और मैं सोचने लगा था आखिर मैंने इसी भाई के लिए तो अपनी जवानी को कुर्बान किया था, और आज यही भाई मेरी बीबी के साथ इस तरह का काम कर रहा है। उसे एक जरा भी यह नहीं लगा कि मैंने इस परिवार के लिए कितनी कुर्बानी दी है। मेरी बीबी सुबह में मेरे साथ एकदम नॉर्मल थी। जिस मासूम चेहरे को देखकर मुझे उससे पहली नजर में ही प्यार हुआ था, आज मुझे उसी चेहरे से नफरत सी होने लगी थी। मेरी पत्नी अपनी जवानी की भूख मिटाने के लिए मेरे साथ यह सब कर रही थी। मेरा तो दिमाग यह सब सोच सोच कर फटा जा रहा था, परंतु यह बात मैं किसी से कह भी नहीं सकता था। और फिर मैंने अपने मन ही मन में कुछ सोचा और उसे रात में अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया था। उस दिन मैं चुपचाप फिर से अपना शोरूम चला गया और फिर दिन भर काम करके रात में वापस घर आ गया, क्योंकि आज रात मुझे अपने काम को अंजाम देना था। खाना खाने के बाद मैं फिर सोने के लिए आ गया तो मेरी बीबी फिर से हल्दी वाला दूध लेके मेरे पास आ गई और मुझे पी लेने के लिए और थोड़ी देर किचन से होकर आती हूँ कहकर कमरे से बाहर निकल गई। परंतु मैंने उस हल्दी वाले दूध को मौका मिलते ही फेंक दिया और मेरी पत्नी समझी थी कि मैं वो दूध पी लिया है और फिर चुपचाप नाटक करके सो गया। मेरी पत्नी ने 1-2 बार मेरे को स्पर्श करके देखा भी था कि मैं जगा हुआ तो नहीं हूँ, परंतु आज मुझे उसके स्पर्श से नफरत सी हो रही थी। पहले यही स्पर्श था कि छूते ही मेरे शरीर में एक नई तरंग और नया जोश उभर कर आ जाता था। आज इस स्पर्श से मुझे घिन हो रही थी। और फिर जब मेरी बीबी को लगा कि मैं बिल्कुल नींद में चला गया हूँ तो फिर वह कमरे का दरवाजा सटाकर बाहर निकल गई। थोड़ी देर तो मैं यूं ही बेड पर पड़ा रहा और करीब आधा घंटे के बाद मैं आदित्य के कमरे की तरफ चल गया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बीबी मुझे वहीं पर मिलेगी। आज मुझे उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना था और आज जैसे ही मैंने अपने भाई के कमरे को धक्का मारा तो वह खुल गया।
उन दोनों ने आज कमरा लॉक नहीं किया था और फिर जैसे ही गुस्से के मारे मैं उस कमरे के अंदर गया, मैं श्रम के मारे पानी पानी हो गया। आज मैंने अपनी आंखों से वह देख लिया था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और मुझे अब अपने आप में इतना शर्म आने लगा, मुझे ऐसा लगने लगा कि ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने देखा कि मेरा भाई कंप्यूटर पर और मेरी पत्नी लैपटॉप पर बैठे हुए अलग अलग काम कर रहे थे और उन दोनों के कानों में हेडफोन लगा हुआ था। दोनों अपने काम में इस तरह से व्यस्त व्यस्त थे, उन दोनों को मेरे कमरे में आने का एहसास भी नहीं हुआ। और जब मैंने जोर से अपनी पत्नी को कहा कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो, तो अचानक से मेरी आवाज सुनने के बाद घबराकर मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने उससे पूछा कि रात के 12 बज रहे हैं और तुम ये हेडफोन लगाकर क्या कर रही हो? अभी तो सोने का समय होता है। और आदित्य भी अभी तक काम कर रहा था, जबकि उसका काम तो 9 बजे तक खत्म हो जाता था। आखिर दोनों का चक्कर क्या है? तब मेरी बेबी ने मुझसे कहा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। अब कुछ दिनों में ही हम लोगों की एनिवर्सरी आने वाली है और मैं आपके लिए एक स्टाइलिश सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। मुझे पता है कि एनिवर्सरी के दिन आप मुझे मंदिर ले जाएंगे और फिर थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाकर वापस घर ले आएंगे, परंतु मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एनिवर्सरी को यादगार बनाऊं। मंदिर तो हम लोग जाएंगे ही, परंतु यहाँ पर नहीं, किसी और जगह के मंदिर जाने का प्लानिंग है। और फिर उसके बाद हम दोनों किसी रोमांटिक जगह पर एक साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। मैं हमारी एनिवर्सरी को यादगार बनाना चाहती हूँ और मैं उसी का प्लानिंग कर रही थी। मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी और मैं चाहती थी कि ये सब मैं अपने पैसे से करूं। इसलिए मैंने एक कॉल सेंटर में 4 घंटे के लिए जॉब कर ली है। मुझे पता है कि अगर मैं आपसे पैसे मांगती तो आप मुझे खुशी खुशी दे देते, लेकिन मैं अपने पैसे से आपके लिए सब कुछ करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हमारी पहली एनिवर्सरी यादगार बने, क्योंकि मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। मानती हूँ कि मेरी और आपकी उम्र में काफी अंतर है और इसी कारण हमारी सोच भी एक जैसी नहीं है, परंतु आपकी नजर में मेरे लिए जो इज्जत और सम्मान है, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे कभी भी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं किया है। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे जीवन साथी मुझे मिला है। उम्र का फर्क होने के कारण आप मेरे बारे में गलत ना सोचे, क्योंकि हम उम्र होने से अगर रिश्ते अच्छे चलता तो फिर आज के समय में इतना डाइवोर्स नहीं होता। जिंदगी उम्र से नहीं बल्कि समझदारी से चलती है। मानती हूँ कि मुझे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है, परंतु मैं इतना तो जानती हूँ, अगर पति पत्नी में एक दूसरे के लिए सम्मान ना हो तो फिर एक उम्र होने से भी कुछ नहीं होता है। मैं जानती हूँ कि आपकी सोच थोड़ी पुरानी है और मैं थोड़ी नया ख्यालात की हूँ, परंतु रिश्ता निभाना किसे कहते हैं वह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं आपके सिवा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। आपको ज्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं है, इसलिए मैं आदित्य के साथ थोड़ा हंस बोल लेती हूँ, परंतु मेरे मन में इसके लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्ती अपनी जगह होती है और प्यार अपनी जगह होती है। दोस्त तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, परंतु इस दिल में किसी के लिए प्यार होना वह एक ही बार होता है और वह मैं आपसे करती हूँ। आज मैं बस अपनी पत्नी की बातें सुने जा रहा था और जिस पत्नी को मैं बच्ची समझता था वह तो मुझे बहुत ज्यादा समझदार थी। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी। फिर मेरी पत्नी मेरे करीब आई और मेरे कानों के पास आकर शरारती भरे अंदाज में मुझसे कहने लगी, आपने मेरे बारे में जो भी सोचा उसका बदला तो मैं आपसे अपने कमरे में जाकर पूरा सूद समेत के साथ लूंगी। और फिर वह जोर जोर से हंसने लगी। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे रोज रात में हल्दी वाला दूध में क्या मिलाकर पिलाती थी, जिसके कारण मैं गहरी नींद में सो जाता था। तब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं आपके दूध में कुछ नहीं मिलाती थी। एक दिन मैंने कहीं पर पढ़ा था कि हल्दी वाला दूध पीना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इससे नींद अच्छी आती है, इसलिए मैं आपको रोज हल्दी वाला दूध पिलाती थी। मैं जानती थी कि आप दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, आपकी सेहत का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है और इसके लिए रात में अच्छी नींद आना जरूरी है, इसलिए मैं रोज रात आपको हल्दी वाला दूध पिलाती थी और उसे पीने के बाद सच में आपको बहुत ही अच्छी नींद आती होगी। अब मेरी आंखों से शक की पट्टी हट चुकी थी, क्योंकि मैंने उन दोनों को कुछ गलत करते भी नहीं देखा था। अब मुझे फिर से अपनी पत्नी पर प्यार आने लगा था और फिर मैं उसे अपनी गली से लगा लिया। यह देखकर मेरा भाई मुझसे कहने लगा, भैया बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर में भाभी आपके कमरे में ही जा रही है,
जितना मन हो प्यार कर लीजिएगा। और फिर यह सुनने के बाद उन दोनों के साथ साथ मेरे चेहरे पर भी हंसी आ गई। फिर मेरी पत्नी ने मुझे बताया, इस काम को ढूंढने में देवर जी ने मेरी बहुत मदद की है, परंतु अब मेरा सारा प्लानिंग आपको पता चल गया है और सारा सरप्राइज खत्म हो गया। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है और अब तुम्हें कॉल सेंटर में काम करने की भी जरूरत नहीं है। मेरी यह बात सुनते ही मेरी पत्नी का फूलों जैसा खिला चेहरा मुरझा गया था। फिर मैंने उससे कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा काम है। मुझे अपने शोरूम में लेडीज डिपार्टमेंट के लिए एक सुंदर, स्टाइलिश और फैशनेबल मैनेजर की जरूरत है, जो कि मेरे शोरूम को, लेडीज डिपार्टमेंट को अपना तरह स्टाइलिश और फैशनेबल बना दे और मेरे शोरूम को एक नया रूप दे दे। और तुमसे अच्छा मैनेजर मुझे कहीं मिल ही नहीं सकता है और इसके लिए मैं तुम्हें इससे कहीं ज्यादा सैलरी दूंगा। यह सुनते ही मेरी पत्नी का चेहरा चांद की तरह चमकने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हें फैशन की बहुत ही अच्छी समझ है, मैं फैशन के मामले में बहुत ही बुरा इंसान हूँ। तुम मेरे शोरूम में अपने लेडीज डिपार्टमेंट को संभाल लो, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं रहेगा और मेरे शोरूम को भी नई जनरेशन का कस्टमर मिल जाएगा। यह सारी बातें सुनकर वह बहुत ही खुश हो गई और फिर हम दोनों अपने कमरे में आ गए। यहाँ पर आते ही मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसके करीब जाकर मैंने उससे कहा कि मैडम जी, मैंने एक बात तो आपको बताई ही नहीं। वह भी मेरी बाहों में मदहोश होते हुए बोली, सर जी, अब तो आपका हर हुक्म मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप मेरे मालिक जो बन गए हैं और मैं आपकी मैनेजर। फिर मैंने उससे कहा, परंतु यह मालिक कभी कभी अकेले होने पर अपने मैनेजर से प्यार करने का भी मौका नहीं छोड़ेगा। और फिर वह बोली, यह गुलाम आपकी हर फरमाइश को जी जान से पूरा करेगी। और फिर हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। कई दिनों से प्यार के समंदर में डुबकी नहीं लगाने के कारण आज हम दोनों ने एक दूसरे को जी भरकर प्यार किया। अब मैं अपनी पत्नी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगा था और वह मुझसे कितना प्यार करती थी यह तो मैंने कुछ देर पहले ही देख लिया था। और फिर समय यूं ही बीतता गया और अब हमारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। शक हमारे जीवन की एक बहुत ही बड़ी बीमारी है और कभी कभी इस शक के कारण हमारे मन में जीवन साथी के प्रति बहुत ही गलत भावना आ जाती है, जो कि बसे बसाए घर के दिमाग की तरह खा जाती है और हमारे सोचने समझने की शक्ति को बर्बाद कर देती है, जिस कारण कभी कभी हम लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। इसलिए अगर कभी किसी के मन में किसी के प्रति कोई भी शक की भावना हो तो उससे खुलकर बातें करें, क्योंकि खुलकर बातें करने से समस्या का समाधान मिलता है और जीवन हंसी खुशी से आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।